कांग्रेस के पास वोट नहीं है। अब कांग्रेस उस आधार पर जातीय विभेद पैदा करके वो कुछ वोट हासिल करना चाहती है। और मैंने उसका क्या उत्तर दिया, जो भी बौद्धिक समाज है, मैं कह रहा हूँ संजय सिंह जी, ये भूमिहार हैं जी, पत्थल सिंह जी, वो भूमिहार हैं, संजय गिरी जाति के ब्राह्मण हैं, यहाँ राजपूत कोरी तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये समाज है, इससे समग्र विकास होगा, इससे राष्ट्र का निर्माण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद है भाजपा नेता श्री मनोज तिवारी जी, और आज मैं इनसे कुछ राजनीति चर्चा करने का प्रयास करूंगा। खास करके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से संबंधित चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, हम एक बात जानना चाहते हैं कि आप विगत कई वर्षों से कांग्रेस में अपना समय व्यतीत किए और अचानक चुनाव आया तो क्या कारण पड़ गया कि भाजपा की तरफ आ गए, भाजपा का दामन पकड़ लिए, भाजपा में अपनी सदस्यता ज्वाइन कर ली, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी संगठन में अगर आदमी काम करता है, जी 15 वर्षों से निश्चित रूप से मैंने कांग्रेस के संगठन में काम किया जी लेकिन हर आदमी की अपनी राजनीतिक सोच होती है। जी उस सोच के मुताबिक मैंने कांग्रेस में काम करने की कोशिश की। जी देखिए, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति कर रहे हैं और जब से छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं, हम लोग संगठन में काम करना चाहते हैं। और सांगठनिक लोग जो है हमेशा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो, उनकी एक सोच होती है कि हमको उस संगठन को मजबूत करना है, जिस दल में है उस दल की सांगठनिक क्षमता जो है वो बढ़े और उस आधार पर हम अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाएं। 15 वर्षों में जो मेरा अनुभव रहा, वो अनुभव यही रहा कि कांग्रेस अब नेहरू, गांधी और इंदिरा की कांग्रेस नहीं रह गई। अब वो कांग्रेस जो है, उसके कांग्रेस में सांगठनिक और वैचारिक दोनों तरीके से बदलाव है। और उस बदलाव में मुझे लगा कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, चूँकि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ तो मेरी कोशिश रही, लेकिन उस कोशिश में मैं असफल रहा। पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, आज हकीकत यही है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल है और जो लोग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे कई वर्षों से काम कर रहे हैं, जी किसी भी कार्यकर्ता से ना कोई राय मशवरा, ना कोई उस पर चर्चा परिचर्चा, अचानक जो है आप उम्मीदवार लेके आते हैं, और वो भी वैसा उम्मीदवार जिसको क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। तो होता क्या है कि जो यहाँ का क्षेत्रीय सांसद होगा, जिसका चुनाव लोकतंत्र में जनता करती है, अपने नेता का चुनाव ये सोच के करती है कि क्षेत्रीय विकास होगा, क्षेत्र के हर गांव का हर जो यहाँ जगह है उसकी यहाँ के स्थानीय नेता को उसकी जानकारी होगी, उस जानकारी के आधार पर वो उसका विकास करवाएगा। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य देखिए, महाराजगंज में मुझे याद है कि एक बार चंद्रशेखर जी के रूप में भी महाराजगंज को एक सांसद मिला था। और मैं ये चर्चा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर चंद्रशेखर जी बलिया के नहीं होते तो महाराजगंज नहीं छोड़ते और महाराजगंज को एक प्रधानमंत्री मिला होता। लेकिन जनता ने यही सोच के चंद्रशेखर जी को चुना था, लेकिन चंद्रशेखर जी छोड़ के चले गए। यानी कहने का तात्पर्य ये रहा कि मतलब बाहर अभी कांग्रेस प्रत्याशी जो है सो बाहर से आए, मतलब दूसरे जिला से हैं, इस वजह से आपको थोड़ा नाराजगी दिख रही है सांसद मतलब प्रत्याशी से आप संतुष्ट नहीं? मैं उस पर और भी आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, संगठन का मुखिया जो है जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश सिंह जी, जो कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, जी वो संगठन के मुखिया हैं। और एक संगठन का मुखिया पुनः कांग्रेस की परंपरा, मैं माफ़ी से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस के ऊपर है, उसको पुख्ता किया अखिलेश सिंह ने। हम कह रहे हैं उनको सांगठनिक क्षमता को बढ़ाने की खातिर जो जिम्मेवारी कांग्रेस ने दी, उस सांगठनिक क्षमता का उनका केंद्र बिंदु उनका परिवार रहा। उनको अपने बेटे की टिकट दिलाने की क्या जरूरत थी? महाराजगंज नहीं, पूरे बिहार में उनको कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर सोचना चाहिए जो वर्षों से अपनी जवानी बर्बाद करके और कांग्रेस के संगठन में काम कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या बीता होगा जब महाराजगंज की जनता को ये जानकारी हुई होगी कि इस सूबे के कांग्रेस का मुखिया जो है अपने पुत्र को वहाँ से टिकट लेकर के और यहाँ उम्मीदवार बना। लेकिन वो तो सफाई दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, मीडिया के सामने भी बताया कि हमने अपने पुत्र को टिकट नहीं दिया है, बल्कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि नहीं, आकाश सिंह चुनाव लड़ेंगे।
और मीरा कुमार की भी चर्चा की कि मीरा कुमार जी आई थी तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आकाश को चुनाव लड़ना है, लड़ाइए चुनाव, तो बोले कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए, मैं उसका आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इसके पहले वाले चुनाव में जी अखिलेश बाबू सम्मानीय नेता हैं और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मेरी राजनीति में कभी कोई टिप्पणी नहीं रही। जी आप तरारी याद करिए, जी तरारी के बाद मुजफ्फरपुर याद करिए, मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी याद कीजिए। 2004 में मोतिहारी से अखिलेश बाबू चुनाव लड़े, जी ठीक है। उसके पहले उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, उनकी भाभी चुनाव लड़ी, उनका बेटा चुनाव लड़ा। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अखिलेश बाबू कहते हैं कि ये दलीय नेतृत्व का निर्णय था। अगर दलीय नेतृत्व का निर्णय था तो वो निर्णय, या तो आप सूबे के मुखिया हैं तो आपने इसकी जानकारी नहीं दी। महाराजगंज में बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं जी जो, मैं कह रहा हूँ, ये स्थानीय रूप से विजय शंकर दुबे को टिकट दिया जा सकता था। यहाँ जो भी कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता उसको टिकट दिया जा सकता था। इसका बहुत बड़ा संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जाता, उनका उत्साह बढ़ता। और दूसरी बात है, देखिए मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस विलुप्त की तरफ है। उसका मूल कारण पता है क्या है? क्या है? कांग्रेस ने अपनी सांगठनिक सोच को बिल्कुल विलुप्त कर दिया, खत्म कर दिया है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, उसको ये जानकारी नहीं है 243 विधानसभा क्षेत्र और यहाँ का टोटल संसदीय क्षेत्र, वहाँ कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है जो पार्टी की जिम्मेवारी को उस गांव-गांव तक पहुंचा सके। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी बैठक है। जी उस बैठक में हर कार्यकर्ता जी गांव-गांव में जी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को खड़ा किया है। जी उस संगठन को खड़ा करने के लिए वर्षों की तपस्या है और सांगठनिक रूप से हर कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से दलीय स्थिति को और दल के वैचारिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है, तभी संगठन मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज गांव-गांव में है जी और कांग्रेस जिसका इतिहास सैकड़ों वर्ष का पुराना है जी और जो दल 52 वर्ष सत्ता में रही, जी उस 52 वर्षों का इतिहास ये है कि कांग्रेस ने अपनी सांगठनिक क्षमता को बिल्कुल शून्य पर ला के खड़ा कर दिया है। उसका मूल कारण यही है कि अखिलेश बाबू जैसे शीत रूम के जो नेता हैं, जो शीत रूम में बैठ करके खाका खींचते हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह करने का काम करते हैं कि तमाम सीटें जो है उसमें कांग्रेस की लहर चल रही है। इस तरीके की रिपोर्टिंग करने वाले लोग का एक ही मूल मंत्र रहा है, येन केन प्रकारेण गठबंधन कीजिए और अपने पुत्रों को, अपने परिवार को एस्टेब्लिश कीजिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता भाड़ में जाए। यानी कहीं ना कहीं आप ये मतलब आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद कांग्रेस पर है। तो निश्चित रूप से देखिए, ये इसका सबूत है। आपके कथनानुसार क्या एनडीए के पक्ष में जो लोग शीर्ष नेतृत्व संभालते हैं उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, परिवारवाद मेरे अपने अनुसार जो उसकी व्याख्या है वो ये है जी कि कोई पिता का पुत्र जो है वो चाहे तो अगर वो राजनीति में है तो वो चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी क्रियाशीलता होनी चाहिए। जी वो शीत रूम में बैठ के अपने पिता के विरासत को संभालने की खातिर राजनीति करता हो, वो परिवारवाद है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे परिवार में कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उन तमाम लोगों को, जो लोग उस परिवार से आते हैं, उनके परिवार के लोगों ने सामाजिक रूप से मेहनत की है, समाज के लिए त्याग किया है, दल में मेहनत किया है, अगर उनको टिकट मिलता है तो वो परिवारवाद नहीं है। मेरे अनुसार वो परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे अच्छी विचारधारा क्या है कि देखिए, नरेंद्र मोदी जैसा एक साधारण व्यक्ति, जिसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो चाय बेच के या बहुत गरीब साधारण परिवार से आज शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचे, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसका सांगठनिक तरीका है और इसी तरीका के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जो लोग संगठन में काम करने वाले लोग हैं, जिनको संगठन से प्यार है, वो निश्चित रूप से इस विचारधारा को आसक्त करेगा और मैं उसी विचारधारा से प्रभावित होकर के मैंने 15 वर्षों की अपनी गलतियों से क्षमा याचना करते हुए मैंने सांगठनिक रूप से काम करने के लिए ठाना है और मैं चाहता हूं कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर भारत प्रतिष्ठापित हो और वंदे मातरम का जयकारा हो और दुनिया में भारत जो है पूरे देश का, पूरे विश्व का नेतृत्व करे। अच्छा, एक बात, अभी आप पूरे महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी में लगभग माझी विधानसभा के अंतर्गत घूम रहे हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? देखिए, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा ऐसा है जो जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है जी,
तो जनता को ये क्षमता होनी चाहिए कि अपने नेता से कोई बात कह सके। तो यहाँ चुनाव दो लोगों का है, एक शीत रूम में रहने वाले लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिनको गांव-गांव में लोग जानता है, हर कोई जानता है, और हर व्यक्ति जाकर के उसके दरवाजे पर कुछ भी बोल सकता है। तो नेता वैसा होना चाहिए, इसलिए वैसे दो लोगों का चुनाव है। और मैं जो माझी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि लोग अपने घर के लोगों को, अपने स्थानीय नेता को और वैसे नेता का चुनाव करने जा रहे हैं जिससे कुछ भी कहा जा सके। और इसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसा लोकप्रिय सांसद जो है उसको जनता ने मन बना लिया है, और मुझे लगता है कि ये एक औपचारिकता है। विपक्ष का कथन है कि एनडीए सरकार यानी वर्तमान सांसद, यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, या सरकार जो शीर्ष नेतृत्व संभालने वाले लोग हैं, वे लोग भयभीत हो गए हैं महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी से। इस वजह से प्रधानमंत्री का प्रोग्राम छपरा में 2 बार होने जा रहा है, एक बार हुआ और दूसरा 21 तारीख को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भय बना हुआ है प्रतिद्वंदी से, इस वजह से बार बार प्रचार प्रसार किसी क्षेत्र में किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए सचिन, मैं एक बात आपको बता, कोई भी राजनीतिक दल, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को चुनाव करना है और हर राजनीतिक दल अपने व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ती है। तो प्रधानमंत्री चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य भी हैं, बिल्कुल, तो दल से संबंधित होने की वजह से उनका ये कर्तव्य भी बनता है। और हर दल जो है अपनी व्यवस्थाओं को अपनी तरीके से देखता है। तो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी आवश्यकता है क्षेत्र में। लोगों का मन है, लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को सुनना, तो जनता के डिमांड के ऊपर उनका आगमन हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में जिस ब्रह्मर्षि समाज का वोट एनडीए में मिलते आ रहा है 2 सत्र से, और जिसके बदौलत सांसद भी यहाँ के बनते आ रहे हैं ब्रह्मर्षि समाज के, अब की बार ब्रह्मर्षि समाज से मतलब आकाश कुमार जी भूमिहार समाज से आते हैं, जिनको टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मर्षि समाज का वोट जो एनडीए के पक्ष में जा रहा था, कहीं ना कहीं तो कटौती हुई है। तो इस पर आप क्या लगता है कि इसका टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना है, जो भी व्यक्ति वंदे मातरम जानता है, जो भी व्यक्ति देश जानता है वो किसी भी आधार पर जातीय विभेद के आधार पर अपना मतदान नहीं करेगा। लेकिन खास मैं उसका कारण बताता हूँ। देखिए, मैं आपको 1993 के बाद से भारत का इतिहास बताता हूँ। तो राजनीतिक परिवर्तन जितना भी हुआ है, देखिए मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, जिसका प्रचार प्रसार बहुत कांग्रेस करती है, मौका मिलेगा हम लोग बोलेंगे। बिल्कुल। मंडल कमीशन को 13 वर्षों तक दबा के रखा गया था, जिसके आधार पर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये बीपी मंडल के समय में क्यों नहीं था? पहली बात। दूसरी बात है, जाति आधार पर कोई भी जो वैश्विक स्तर पर सोचता हो, जो समग्र विकास की बात सोचता हो, वो कभी जाति आधार पर नहीं सोचेगा। ब्रह्मर्षि समाज एक बहुयामी समाज है और बहुत बौद्धिक समाज है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के हित में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उस योगदान को, उस वीर गाथा को याद करते हुए निश्चित रूप से ये बौद्धिक समाज कभी जाति आधार पर मतदान नहीं करेगा और वो देश की खातिर मतदान करेगा। कहीं न कहीं तो जाति, देखिए महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में खास करके लड़ाई राजपूत बना भूमिहार की हो गई उस वजह से, जब से रणधीर सिंह सपोर्ट कर दिए, यानी एनडीए में चले गए, जदयू ज्वाइन किए हैं और सिग्रीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस वजह से महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी में ये लहर चल गई है कि राजपूत समुदाय के लोग एक जगह हो रहे हैं, तो भूमिहार समुदाय को भी एक जगह होना चाहिए। तो इसमें जो टक्कर है सो एकदम राजपूत बना भूमिहार का हो गया। तो कहीं न कहीं ब्रह्मर्षि समाज के लोग तो उधर से कट मार रहे हैं और अपने इधर आकाश जी के पक्ष में समर्थन देने के लिए तैयारी में हो चुके हैं। मैं उसका एक आपको उदाहरण बताता हूँ। जी, 2004 में जब मोतिहारी में चुनाव हुआ था, तो अखिलेश बाबू जहाँ जहाँ जाते हैं ये बात को उठाते हैं। वहाँ भी उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मर्षि समाज को आधार बनाया और ब्राह्मण के गठजोड़ से, ब्राह्मण और भूमिहार के गठजोड़ से वो चुनाव लड़े। आपको पता है 2004 के बाद सबसे बड़ा सदमा वहाँ के स्थानीय लोगों को लगा, और वो इस आधार पर लगा कि वहाँ जातीय विद्वेष हुआ, वहाँ जातीय लड़ाई हुई। आप गोविंदगंज से लेकर के तमाम मोतिहारी के क्षेत्र में वो कई जगह खूनी खेल खेला गया। और जहाँ तक ब्रह्मर्षि समाज की बात है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है
जिस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, सेनारी का घटना हुआ था जी। और मैं जंतर मंतर दिल्ली पर, आज भी मेरे पास तमाम तस्वीर है, पूरा सब कुछ है, मैं वहाँ पर धरने पर बैठा हुआ था और मैं इन तमाम नेताओं को बुलाया था और ये लोग तो राजद गठबंधन के साथ थे जो सेनारी हत्याकांड में शामिल थे। तो उस वक्त ब्रह्मर्षि समाज के लिए और ब्रह्मर्षि समाज के उस हत्याकांड में ब्रह्मर्षि समाज की खातिर ये लोग कहाँ चले गए? देखिए, ये सवाल नहीं है। जिन लोगों की सोच बिल्कुल सीमित है, कांग्रेस के पास वोट नहीं है। अब कांग्रेस उस आधार पर जातीय विभेद पैदा करके वो कुछ वोट हासिल करना चाहती है और मैंने उसका क्या उत्तर दिया? जो भी बौद्धिक समाज है, मैं कह रहा हूँ संजय सिंह जी, ये भूमिहार है जी, पत्थल सिंह जी, वो भूमिहार हैं, जी, संजय गिरी जाति के ब्राह्मण हैं, यहाँ राजपूत, कोरी, जी, तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये समाज है, इससे समग्र विकास होगा, इससे राष्ट्र का निर्माण होगा। आप जातीय आधार पर वोट लेने चलिएगा तो जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जातीय आधार पर ये गोलबंदी हो जाएगी, वो ये बिल्कुल 22 तारीख के बाद जब आप क्षेत्र में घूमिएगा, उस तमाम लोग जो है वंदे मातरम का नारा लगाते हुए और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हुए और कमल छाप पर मुहर मारेंगे और वहाँ हाथ दिखाई नहीं देगा। कहीं ये आप बोलते हैं कि जातीय आधार पर चुनाव नहीं होता है, नहीं लड़ना चाहिए, परंतु ये बिहार की सच्चाई है कि बिहार में खास करके जातीय समीकरण के आधार पर ही टिकट दिया जाता है और उसी के आधार पर चुनाव भी लड़ा जाता है। जिस समाज में, जिस क्षेत्र में, जिस समाज के लोग जिस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं समुदाय के लोगों को टिकट दिया जाता है और वे लोग चुनाव लड़ते हैं। बाकायदा लड़ना है तो हारना जीतना तो अलग की बात है, लेकिन लड़ाई लड़ते हैं, तो इसी आधार पर वोट भी होता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जातीय आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव अपने बिहार में नहीं है? देखिए, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ जी, और अभी समय आने वाला है, मैं अखिलेश बाबू को भी आमंत्रित करूंगा कि आइए मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता से भी एक बार बात करिए। जी, जी, मैं उनसे सीधे प्रश्न करूंगा। मेरे पास तमाम उदाहरण हैं जी, कि भूमिहार को हराने की खातिर ही अखिलेश बाबू जी, महतो जी के पक्ष खड़े हुए थे कि नहीं खड़े हुए थे। जी, तो ये सब बातें जो है, ये सारी बातें जो है लोगों को भ्रम में, मुंगेर में वो भूमिहार समाज के खिलाफ ही लड़े थे। तो ये सब नहीं होता। देखिए, आपको येन केन प्रकार जनता को प्रभावित गलत तरीके से करके अगर आप चाहिएगा, जनता जागरूक हो चुकी है और देश जो है, जिस दिन चाय वाले को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, वो समझ गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था सुदृढ़ किस तरीके से होगी और जातीय गोलबंदी टूट चुका है। हिंदुस्तान में कोई जातीय गोलबंदी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग कह रहे हैं, माई समीकरण की बात कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 22 तारीख को उनका भ्रम टूट जाएगा। 23 तारीख से जब प्रचार प्रसार बंद होगा तो ये माई समीकरण भी जो है आ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होगा, क्योंकि उसके मन में और जेहन में एक ही तो शरीर में गूंज रहा है, वंदे मातरम वंदे मातरम। वो कैसे बोलेगा जी? वो बिल्कुल उसके पक्ष में मतदान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि समग्र विकास की बात करनी है और इस देश को विश्वगुरु बनाना है। क्या वो लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लग जाएगा क्या? इंडिया गठबंधन की सरकार बन ही नहीं रही है। मान लेते हैं आपके कथन अनुसार, जो मतलब इंडिया वंदे मातरम की जो चर्चा हो रही है, तो वंदे मातरम पर वो लोग प्रतिबंध लगाने वाले हैं क्या? मैं राज्यवार बात से आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ। इंडिया गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। इंडिया गठबंधन खत्म है जी, जानते हैं इंडिया गठबंधन खत्म क्यों है? जी, इंडिया गठबंधन, देखिए, वैचारिक समानता के आधार पर राजनीतिक गठबंधन का जोड़ लंबा चलता है। जी, जी, यहाँ वैचारिक समानता ही नहीं है, तो इस तरीके का गठजोड़ जो है वो तात्कालिक लाभ की खातिर है और जो तात्कालिक लाभ के लिए समझौता करेगा, वो समझौता, वो दोस्ती चलेगी, ये चलने वाली है ही नहीं। अब महबूबा मुफ्ती, आप एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला, दोनों लोगों का वैचारिक मतभेद है, बहुत बुरा मतभेद है, तो उस आधार पर JNK में इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा? अखिलेश यादव, उनकी सामाजिक सोच, देखिए, समाजवाद के नाम पर जितना ठगी का काम किया गया, उस समाजवाद का इतना असंख्य उदाहरण है कि अगर दे दिया जाए उदाहरण तो ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और इस समाजवाद के ढोल पीट करके, वो जिस समाजवाद के आधार पर कांग्रेस के विरोध में लोग आजीवन विरोध किए, राजनीतिक विरोध इनका रहा, वो वैचारिक इतना कंट्रोवर्शियल और इतना असमानता के बावजूद ये गठबंधन, ये कब तक टिकेगा? इसलिए टिकने वाला नहीं है और इंडिया गठबंधन दूर दूर तक नहीं है। अब की बार 400 पार। महाराजगंज में तो एक नारा और चल रहा है सर, महाराजगंज में एक नारा चल रहा है कि हमेशा फूल में तो देते आ रहे हैं, अब की बार फूल में देंगे, तो इस पर आप क्या कहिए? मैंने बोला तो कुल की बात बोल दिया। जो लोग कुल का ही विरोध किए हुए हैं वो कुल की बात करते हैं। मैंने आपको तरारी का उदाहरण दे दिया, सेनारी हत्याकांड का उदाहरण दे दिया। आपको मैं ये भी बताया कि पूरा मध्य बिहार खून से रंजित था
और आपको पता होना चाहिए कि वो मैसाकर क्यों हुआ था। उस कहने की बात नहीं है, मीडिया के समक्ष उस बात को मैं उठाना नहीं चाहता हूँ। उस मैसाकर में जो लोग जिनके माध्यम से कराया गया था उसके पक्ष में खड़े थे और समाज इस बात को जानता ही नहीं है। इसलिए एक बौद्धिक समाज के रूप में बहुत अच्छा से ब्रह्मर्षि समाज इस बात को समझ रहा है, ये ठगी का काम नहीं चलने वाला है। मिला जुला करके इतना ही समझ लीजिए, महाराजगंज में कोई लड़ाई नहीं है। अखिलेश बाबू जहाँ से आए हैं फिर वहीं चले जाएंगे। अंत में महाराजगंज की जनता से आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, महाराजगंज की जनता से मेरा नम्र निवेदन है कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और उस हैसियत में सब लोगों से सादर अनुरोध करता हूँ कि इस देश के विकास की खातिर, देखिए, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जो लोग इस मिट्टी में पैदा हुए हैं उस मिट्टी के प्रति भी उनका कर्तव्य है। उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस मिट्टी की इज्जत रखिए और स्थानीय नेता को मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, ये बीजेपी नेता मनोज तिवारी जी हैं और इन्होंने बहुत ढंग से अपने तरीके से अपनी सोच के मुताबिक इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अपनी जनता के सामने अपने विचार को रखे। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और जो चुनाव आने वाला है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और इस प्रतिक्रिया के बारे में आप क्या सोचे, जो इन्होंने विचार रखा, इस विचार पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।